सुबह का समय, पंछियों की हल्की चहचहाहट के बीच एक झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर रामधन अपने बिस्तर से उठता है। सामने कोने में दो जवान बेटियां का मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थीं। सीता, गीता, कुछ बना कि नहीं? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बाबा, चाय चढ़ा दी है। थोड़ी सी सूखी रोटी भी है रात की, गरम कर देती हूँ। हाँ, और खेतों में जाना भी है ना बाबा, आज सिंचाई जो करनी थी। हाँ बेटा, खेत ही तो है जो 2 वक्त की रोटी दिलाते हैं, वरना इस दुनिया में हमारा कौन। दोपहर का समय, खेत में रामधन और उसकी बेटियां काम कर रहे थे। गर्मी का मौसम और धूप तेज थी। तीनों बिना चप्पल, बिना छांव के काम में जुटे थे। ये मिट्टी भी अब फल नहीं देती। बीज डालता हूँ तो सोचता हूँ क्या ये बेटियों के हाथ पीले कर पाएगी। बाबा, आप चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ जरिया निकल ही आएगा। हाँ, और हमें कोई राजकुमार से तो शादी नहीं करनी, एक अच्छा इंसान मिल जाए और मेहनत कश हो, बस वही काफी है। बेटी, अब तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो। काश तुम्हारी अम्मा होती तो कुछ सलाह देती। मैं तो बस डरता हूँ समाज से और यहाँ के लोगों से। शाम का समय, रामधन घर से निकलकर गांव के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी चौपाल पर बैठे थे। रामधन पास आकर धीरे से बात करता है। पंडित जी, आप तो सब जानते हैं, मेरी बेटियां अब शादी लायक हैं। कोई अच्छा लड़का दिखे तो जरा मेरी ओर भी ध्यान दीजिएगा। रामधन, जमाना बदल गया है। अब लोग दहेज देखते हैं, जमीन जायदाद पूछते हैं। तुम्हारे पास है क्या? पंडित जी, मेरे पास तो बस 2 बीघा जमीन है और मेरी 2 बेटी, जो मेरे लिए अनमोल रत्न है। अच्छा ठीक, देखता हूँ। 1-2 परिवार हैं जो सीधे साधे हैं, बात करूंगा उनसे। लेकिन क्या पंडित जी? तुम्हें दहेज की बात सोचनी पड़ेगी रामधन, ये समाज का चलन है। पंडित जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस अपनी बेटियां ही हैं। रात का समय, दोनों बहनें एक कोने में बैठी थीं, जहां टूटी दीवार से चांद की रोशनी छनकर आ रही थी। दीदी, बाबा रोज रोते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सीता, मैंने तय कर लिया है, मैं शहर जाऊंगी नौकरी ढूंढने। कुछ भी करूंगी पर बाबा को इतना परेशान नहीं देख सकती। हाँ, और मैं यहीं रहकर खेत संभालूंगी। जब तक तू पैसे भेजेगी, मैं घर संभाल लूंगी। हम एक दिन बाबा का सपना पूरा करेंगे सीता। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर रोती हैं। अगली सुबह, रामधन अकेला खेत पर काम कर रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। गर्मी तेज थी। खेतों से कुछ दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं उसके नीचे रामधन अकेला बैठा गया। पास में टूटी चप्पलें और पसीने से भीगा उसका शरीर भीग गया। लेकिन आज रामधन की आंखों में बेबसी थी। क्या मैं अच्छा बाप नहीं हूँ? 2 बेटियां जवान हैं और मेरे पास ना दहेज है, ना रिश्तेदार और ना ही पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन, और ऊपर से सेठ का कर्ज भी बाकी है। वह थोड़ा रुकता है, फिर पेड़ की ओर देखता है। क्यों जी रहा हूं मैं, और किसके लिए? मैं तो बोझ बन गया हूँ सीता और गीता पर। मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। रामधन धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता है। उसकी चाल लड़खड़ाती है। वह डालियों को पकड़कर चढ़ता है, फिर एक मजबूत टहनी पर पहुंचता है और कमर से एक पुरानी रस्सी निकालता है। माफ करना बेटियों, तुम्हारा बाबा हार गया। धीरे से वह रस्सी गले में डालता है और फिर एक झटका, कुछ क्षण सन्नाटा, हवा थम जाती है। उसी समय रास्ते से एक मछुआरा भोलू गुजर रहा था। वह एक टोकरी में मछलियां लेकर घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर अचानक पेड़ की ओर जाती है। अरे बाप रे, रामधन, ये तो फांसी लगाए लटका है। भोलू जल्दी से टोकरी फेंककर पेड़ की ओर दौड़ता है। फिर किसी तरह रामधन को नीचे उतार लेता है, मगर हे भगवान, इसकी तो धड़कन रुक चुकी है। ये तो मर गया। भोलू जल्दी से चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागता है। गांव वालों, अरे कोई है? रामधन ने खुदकुशी कर ली है। कुछ देर बाद रामधन के घर गांव वाले इकट्ठा हो गए।
रामधन का मृतक शरीर एक चादर में लिपटा हुआ पड़ा था। सीता और गीता उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थीं। गांव की कुछ औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं। बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाएंगे। आप वादा करके गए थे कि सब संभाल लेंगे, फिर क्यों छोड़ गए हमें? हाय, रामधन तो बहुत सीधा आदमी था। बेटियों की चिंता खा गई उसे। हाँ, आजकल दहेज के डर ने न जाने कितने बापों को निगल लिया है। शाम का समय शमशान घाट पर रामधन की चिता जल रही थी। सीता और गीता बेहोशी जैसी हालात में बैठी थीं। उनके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, पर अब सिर्फ खालीपन और भविष्य का डर था। रात का समय, झोपड़ी में काफी अंधेरा था। पास में एक दीपक जल रहा था। दोनों बहनों के सामने एक रोटी और आधा प्याज रखा था। अब तू ही है मेरा सहारा गीता। हाँ, और तू मेरा। अब बाबा की चिता के साथ हमारा डर जल चुका है। अब सिर्फ एक मकसद है, अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, हम बाबा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब जो होगा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। 1 महीने बाद टूटी हुई झोपड़ी के अंदर सीता और गीता चुपचाप बैठी थीं। गीता, 1 महीना हो गया बाबा को गए। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हाँ दीदी, ना कोई काम मिला, ना कोई सहारा। बस यही जमीन और झोपड़ी बची है, जिसे अब बचा पाए या नहीं पता नहीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज आती है। सीता, गीता, ओ दोनों बहनों, बाहर आओ। सीता और गीता जल्दी से बाहर आती हैं। सामने लंबा चौड़ा मोटा ताजा सेठ भीमसेन खड़ा था। पीछे उसका नौकर लाठी थामे हुए था। भीमसेन की आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। सेठ जी, प्रणाम। सब कुशल है? प्रणाम नमस्ते बाद में करना। तुम्हारे बाप रामधन ने अपनी औरत की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे 30,000 रुपए का कर्ज लिया था। अब वो मर गया, तो कर्ज तुम दोनों को चुकाना होगा। सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दे दीजिए। समय? ये मेरी रकम है, कोई दया नहीं है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो ये जमीन और झोपड़ी मेरी हो जाएगी। दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, सब पहले से लिखा जा चुका है। सेठ जी, ये जमीन बाबा की जान थी, कम से कम कुछ तो रहम कीजिए। रहम अब मैं नहीं करता। 7 दिन है तुम्हारे पास, या पैसे दो या अपना घर खाली करो। सेठ घमंडी अंदाज में हंसता है और वहां से चला जाता है। दोनों बहनें अवाक खड़ी रह जाती हैं। रात का समय, झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। दोनों बहनें चुपचाप बैठी थीं। एक कोने में सत्तू और सूखी रोटी रखी थी, पर किसी को भूख नहीं थी। गीता, बाबा की छोड़ी जमीन भी अब हमारी नहीं रहेगी। हाँ, बचपन इसी मिट्टी में बीता और अब यही छीन ली जाएगी। इस समाज में गरीब होना पाप है दीदी। कुछ करना होगा गीता। कहीं काम मिल जाए तो शायद कुछ उम्मीद जगे। कल ही मैं कहीं मजदूरी जाऊंगी। अब चाहे नौकरानी बनूं या बर्तन मांझूं, पर कुछ तो करूंगी। इसके बाद सीता घर का काम करती और गीता गांव में ही अमीर लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस तरह पूरा हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद सेठ भीमसेन फिर आया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे, एक नौकर और एक पटवारी। गीता काम करने गई हुई थी, जिस वजह से सीता अकेली थी। समय पूरा हुआ, कहाँ है मेरे पैसे? सेठ जी, मेरी बहन काम करने गई है, कुछ पैसे मिलेंगे तो। बकवास बंद कर, अब ये जमीन और झोपड़ी मेरी है। पटवारी जी, कागज तैयार हैं? हाँ सेठ जी, सब लिखा पड़ा है। चलो हटो लड़की, ये जगह अब मेरी है। सेठ सीता का सामान बाहर फेंक देता है। ये सब देख सीता जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। गीता काम से लौट रही थी। जैसे ही उसे खबर मिली, वह दौड़ते हुए आई और सामने जमीन पर बैठी सीता को देखा। दीदी, क्या हो गया? सेठ, उसने हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन लिया। गीता, ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं दीदी। अब हम झुकेंगे नहीं। अब बारी हमारी है समाज को जवाब देने की। सीता और गीता अपनी झोपड़ी को आखिरी बार पलट कर देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, सिर पर एक छोटी पोटली और हाथ में सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। चलो गीता, अब इस गांव में कुछ नहीं बचा, बस यादें हैं और दर्द। हाँ दीदी,
लेकिन जब तक हम साथ हैं हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बाबा की आत्मा हमें देख रही होगी। दोनों बहनें जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उनके पांव कांप रहे थे, पर उनका हौसला उन्हें थामे हुए था। दोपहर का समय, सूरज सिर पर था। पसीने से लथपथ बहनें एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठती हैं। तभी दूर से एक लाठी पकड़े झुकी हुई बूढ़ी औरत आती है। उसकी चाल धीमी, पर आंखों में अपनापन था। अरे बेटियां, कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहर में? चेहरे से तो लग रहा है कोई भारी दुख लेकर निकली हो। दादी, हम अपना घर खो बैठे हैं। बाबा की मौत के बाद सेठ हमारी जमीन और झोपड़ी दोनों छीन ली। अब हमारे पास ना पैसा है ना कोई ठिकाना, बस पेट भरने और इज्जत बचाने की कोशिश में निकले। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। बेटियों को यूं दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं पास के ही एक छोटे कारखाने में माली का काम करती हूँ। वहाँ फूल पौधे लगाती हूँ, सफाई करती हूँ। वहाँ 1-2 हाथ और लग जाए तो काम भी आसान होगा और तुम्हें भी कुछ कमाने को मिलेगा। क्या सच में दादी? हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस इज्जत से जीना चाहते हैं। हाँ बेटा, बस मेहनत से मत डरना। बिल्कुल नहीं, हमने तो खेतों में भी काम किया है, चूल्हा भी जलाया है और बर्तन भी मांजे हैं। इसके बाद दोनों बहनें बूढ़ी औरत के छोटे से घर में पहुंचते हैं। झोपड़ी साफ सुथरी थी। सामने तुलसी का पौधा और बगल में रंग बिरंगे फूलों के पेड़ थे। ये मेरा घर है बेटियों, छोटा है पर दिल से बड़ा। तुम यहीं रहो, सुबह हम साथ कारखाने चलेंगे। दादी, आपने जो किया वो कोई अपना ही करता है। हम कर्जदार हैं आपके। बस एक ही बात याद रखना, दुनिया भले बेरहम हो, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अगले दिन तीनों एक मध्यम आकार के कारखाने में पहुंचती हैं, जहां रोजमर्रा के सामान की पैकिंग हो रही थी। पर सीता और गीता माली का काम शुरू करती हैं। पौधों की सफाई, पानी देना और निराई करना। शाम तक दोनों बहनें थक चुकी थीं। दिन भर के थके हुए शरीर लेकिन शांत मन के साथ दोनों बहनें एक कोने में बैठी थीं। आज पहली बार लगा कि हम जिंदा हैं। किसी ने हमें अपनाया, उम्मीद दी। हाँ दीदी, अब कुछ कर दिखाना है। ये शुरुआत है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अब डर नहीं लगता। अगली सुबह सीता और गीता एक हल्का बक्सा उठाकर फूलों की क्यारी से पैकिंग यूनिट की ओर ले जा रही थी। दोनों बहनों के चेहरे पर सादगी, मेहनत और मासूमियत झलक रही थी। तभी कारखाने के अंदर से एक जवान और तड़क भड़क में रहने वाला व्यक्ति आता है। नाम था रंजीत, जो इस यूनिट का लीडर था। कपड़े साफ सुथरे, बाल सजे हुए, पर नजरें गंदी। ये दोनों कौन हैं? पहली बार देख रहा हूँ। कितना खूबसूरत चेहरा है। वह चालाकी से उनके पास पहुंचता है। अरे, नई आई हो, नाम क्या है तुम दोनों का? मैं सीता और ये मेरी बहन गीता। मेहनती लगती हो, लेकिन यहाँ काम करने के कुछ कायदे हैं। वह चारों ओर देखता है, फिर धीरे से इशारे में उन्हें एक कोने की तरफ ले जाता है, जहाँ कोई नहीं होता। रंजीत का चेहरा अब मुस्कुराहट से हटकर असली नीयत दिखाने लगा था। देखो, इस कारखाने में टिकना है तो मेरे कहे अनुसार चलना होगा। तुम जैसी लड़कियां तो मेरी खास होती है। मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधा बोलूं तो, अगर यहाँ काम चाहिए तो मेरी सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा, वरना निकालने में देर नहीं लगेगी। गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता की मुट्ठियां भींच जाती हैं। दोनों बहनों के चेहरे शर्म और गुस्से से तपने लगते हैं। हमें ये काम नहीं चाहिए। हम यहाँ अपनी इज्जत बेचने नहीं आए हैं। हम चुप हैं। इसका मतलब ये मत समझो कि हम डर गए। हम मजबूर हैं, पर तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। रंजीत हंसता है और अपनी जगह से हट जाता है। बहनें चुपचाप काम पर लौटती हैं। शाम को कारखाने से लौटती बहनों की चाल धीमी थी और आंखें सूनी थीं। झोपड़ी में घुसते ही दोनों दीवार के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। हम कहाँ आ गए हैं, जहाँ मेहनत से नहीं शरीर से पहचान मिलती है। क्या गरीब की इज्जत कोई मायने नहीं रखती? बूढ़ी औरत उनकी हालत देखकर चौंक जाती है और पास आती है। क्या हुआ बेटियां, इतना टूट क्यों गई हो? दादी,
कारखाने में लीडर ने हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की। कहा कि अगर काम चाहिए तो उसकी बातें माननी होंगी। उस नीच ने ऐसा कहा। वो रंजीत, उस पर तो पहले भी कई शिकायतें आई थीं, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए बच गया। हम अब वहाँ नहीं जाएंगे दादी, पर सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे। तुमने सही किया उस बदतमीज को जवाब देकर। अब मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगी जहाँ मेहनत की कद्र होती है और इज्जत भी मिलती है। झोपड़ी के अंदर हल्का दिया जल रहा था। बाहर रात की चांदनी थी। सीता खाना बना रही थी। गीता चटनी पीस रही थी। बूढ़ी औरत कोने में बैठकर उनकी गतिविधि गौर से देख रही थी। बेटी सीता, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तू जो खाना बनाती है उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। कुछ नहीं दादी, माँ से सीखा था थोड़ा बहुत, और बाकी तो जरूरतें सिखा देती हैं। हाँ दादी, दीदी के हाथ में स्वाद का जादू है। आज तुम खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। बूढ़ी औरत कुछ सोचते हुए मुस्कुराती है, फिर बात पलट देती है। तो क्यों ना तुम दोनों बहनें समोसे का ठेला लगाओ। पास के चौराहे पर रोज मजदूर, रिक्शे वाले, बच्चे घूमते हैं। गर्मा गर्म समोसे और चटनी अगर तुम बेचना शुरू करो तो शायद ईमानदारी की कमाई से गुजारा हो जाए। ठेला? पर दादी, सामान, तेल, मसाले, ठेला सब कुछ कहाँ से लाए? तुमने जो कारखाने से महीने भर की मजदूरी बचाई है वो रखी है ना, उसी से शुरुआत करो। और हाँ, मैं भी साथ रहूंगी, बूढ़ी ही सही, पर मेहनत अब भी जानती हूँ। अगली सुबह सीता और गीता पुराना सा झोला लेकर बाजार जाती हैं। वहां से आलू, आटा, मसाले, तेल सब खरीद लेती हैं। बूढ़ी औरत भी साथ चलती है। तीनों के चेहरे पर मेहनत और उम्मीद की चमक थी। चौराहा पर सुबह 10 बजे का समय। चौराहे के एक किनारे पर एक छोटा सा लकड़ी का ठेला सज चुका था। पीछे चटनी का डिब्बा, कढ़ाई में गर्म तेल। पास में बूढ़ी अम्मा आलू मसल रही थी। सीता समोसे बेल रही थी और गीता गर्म तेल में समोसे डाल रही थी। बहन जी, समोसा कितने का है? 2 रुपए का एक, गरम और खस्ता। मजदूर एक खाता है और आश्चर्य से आंखें खोलता है। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो होटल में भी नहीं मिलता। 3 और देना। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगती है। कुछ रिक्शा वाले और कुछ औरतें, सभी तारीफ कर रहे थे। तुम दोनों बहनें तो सचमुच काबिल हो। ईमानदारी से कमाया गया हर निवाला अमृत होता है। शाम को ठेले के पीछे तीनों बैठी गिनती कर रही थी। पूरे दिन के कुल मिलाकर 280 रुपए हो गए थे। सोचो, पहले ही दिन 280 रुपए। हमें अब किसी की नौकरी की जरूरत नहीं। अब हम अपना काम करेंगे, अपने पैरों पर चलेंगे। बेटियों, यही तो असली इज्जत है, खुद के हाथ की कमाई। अब मेहनत और स्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां कभी तुमने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह सीता और गीता का समोसे का ठेला अब पहले से ज्यादा सजा हुआ था। एक तरफ ताजे ताजे समोसे की खुशबू उड़ रही थी, दूसरी ओर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पास ही बूढ़ी अम्मा की खाली चौकी पड़ी थी। आज वो बीमार होने के कारण नहीं आई। दोपहर का समय। भीड़ के बीच अचानक एक मोटा सा आदमी महंगे कपड़े पहने, मुंह में गुटखा दबाए गुस्से से आता है। वो था पास के समोसे होटल का मालिक, जिसका नाम है हरिराम। अरे ओ बहनों, तुमने ठेला यहाँ क्यों लगाया है? ये जगह मेरी दुकान के सामने है। हमारे ग्राहक छीन रही हो तुम। सेठ जी, ये सार्वजनिक जगह है और हम किसी के हक में दखल नहीं दे रहे। तुम्हारे जैसे लोगों को सड़कों पर व्यापार करने का हक नहीं। हटाओ ये ठेला, वरना क्या? हम मेहनत कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। हरिराम और जोर से चिल्लाने लगता है। भीड़ तमाशा देखने लगती है। वहीं पास के एक चाट ठेले पर खड़ा एक नौजवान ये सब देख रहा था। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास भरी आंखें, नाम था शिवम। वह अपना प्लेट रखकर धीरे से बहस की तरफ आता है। 1 मिनट सेठ जी, अगर ये ठेला सड़क के किनारे है और ट्रैफिक में रुकावट नहीं बना रहा तो आप इन्हें हटाने वाले कौन होते हैं? तू बीच में मत बोल लड़के। मैं बोलूंगा और कानून के हिसाब से बोलूंगा। भारत के संविधान की धारा 19 बंजी के अनुसार हर नागरिक को ईमानदारी से व्यापार करने का अधिकार है
और ये दोनों बहनें अपने हक के तहत व्यापार कर रही हैं। इनका ठेला पंजीकृत हो या ना हो, जब तक कोई नियम नहीं तोड़ा जा रहा तब तक आप इन्हें यूं धमका नहीं सकते। ये सुन हरिराम थोड़ा सहम जाता है। अगर आप दोबारा इन्हें परेशान करेंगे तो पुलिस को बुलाने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। हरिराम गुस्से में पैर पटकता वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीता और गीता शिवम के पास जाती हैं। शिवम जी, आपने आज हमें बहुत बड़ा सहारा दिया, नहीं तो वो सेठ हमारा ठेला उलटवा ही देता। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। तुम दोनों जैसी बहनों को देखकर भरोसा होता है कि मेहनत अब भी जिंदा है। आजकल ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। शिवम गीता की ओर देखता है और उसकी आंखों में झलकता आत्मसम्मान और मासूमियत उसे भीतर तक छू जाता है। कुछ देर के लिए गीता शिवम को निहारती रहती है। मुस्कुराहट उसके होंठों पर टिक जाती है। दिल कुछ कहने लगता है। शाम को दोनों हंसी खुशी से घर जाती हैं। गीता, आज शिवम ने जो किया वो कोई सामान्य बात नहीं थी। दीदी, पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा हुआ। कहीं तुझे वो पसंद तो नहीं आ गया? बस इतना कह सकती हूँ दीदी, उसकी बातों में इंसानियत थी। वो भी हमारी जैसी लड़कियों के लिए बस वही सबसे कीमती होती है। रात को तीनों खाना खाकर सो जाती हैं। अब शिवम रोज सीता गीता के ठेले के पास आने लगा। कभी समोसे की तारीफ करता, कभी जरूरत का सामान लाकर देता, पर उसकी नजरें अक्सर गीता को खोजती थीं। गीता भी अब उसके आने का इंतजार करती थी। शाम का समय, सीता पानी लेने के लिए गई हुई थी। तभी शिवम धीरे से गीता के पास आता है। गीता, मैं कब से सोच रहा था, आज कह ही देता हूँ। तुम्हारा मेहनती स्वभाव, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। गीता थोड़ा चौंकती है, फिर मुस्कुरा कर नीचे देखने लगती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ गीता, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? वह एक पल के लिए मौन हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। शिवम, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर अपने चरित्र की अमीरी पर गर्व है। अगर तुम्हें मेरे साथ ये जिंदगी मंजूर है तो मैं भी राजी हूँ। अगले दिन शिवम अपने माँ पिता को गीता के बारे में बताता है। पिता मुस्कुराते हैं, लेकिन माँ थोड़ा नाराज होती है। शिवम, एक सड़क पर ठेला लगाने वाली लड़की से शादी करोगे? हमारे खानदान की इज्जत का क्या? इज्जत मेहनत से मिलती है, खानदान से नहीं। अगर हमारी बहू मेहनती, सच्ची और आत्मसम्मानी है तो उससे अच्छा और क्या चाहिए? शिवम विनम्रता से समझाता है। माँ, मैंने बहुत लड़कियां देखी, लेकिन गीता जैसी गरिमा और ईमानदारी कभी नहीं मिली। मैं अपने फैसले से खुश हूँ और चाहता हूँ आप भी मेरे साथ हो। माँ धीरे धीरे पिघलती है। अगर तुम खुश हो तो हम भी राजी हैं बेटा। जाओ, बहू को घर ले आओ। इसके बाद गीता और शिवम की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद शिवम सीधा तहसील कार्यालय पहुंचकर पुराने कागज दिखाता है और सेठ के झूठे दस्तावेजों की पोल खोलता है। इसके बाद शिवम, सीता, गीता और सरकारी अफसर एक गाड़ी में बैठकर अपने पुराने गांव लौटते हैं। गांव में पहुंचते ही पुराने लोग उन्हें देख चौंकते हैं। सेठ भीमसेन दूर से देख रहा होता है। भीमसेन, तुमने धोखे से इनकी जमीन हथियाई थी, अब ये जमीन वापस इन्हीं को सौंपी जाती है। ये लो अपने पैसे। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। बाबा, तुम्हारा सपना आज पूरा हुआ। अब हम फिर से अपनी जमीन पर खड़े हैं, मगर इस बार सम्मान और प्यार के साथ। कुछ महीने बाद हरा भरा आंगन में सीता तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। गीता और शिवम पास बैठे थे। दीदी, अब आपकी भी बारी है। आप सारी जिंदगी हमारे लिए सोचती रहीं, अब हम आपके लिए सोचेंगे। हमने एक बहुत ही अच्छा, पढ़ा लिखा, सादगी पसंद लड़का देखा है और वो आपसे मिलने को भी तैयार है। अरे नहीं, मेरी तो आदत है अकेले रहने की और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। दीदी, अकेलापन सिर्फ आदत नहीं, एक बोझ होता है। अब वक्त है कि आप भी किसी के साथ अपने जीवन की मिठास बांटें। फिर कुछ दिन बाद एक छोटे से मंडप में सीता की भी शादी हो गई। इस बार बूढ़ी अम्मा भी आशीर्वाद देने आई थी। जिन बहनों की कहानी कभी आंसुओं से शुरू हुई थी, आज उनकी जिंदगी प्रेम और आदर के रंगों से रंग गई थी।